कश्मीर की वो काली रात, कश्मीरी पंडितों का पलायन, आज़ाद भारत के इतिहास की अगर सबसे दर्दनाक और भयानक घटनाओं की बात की जाए तो कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से विस्थापन का जिक्र जरूर आता है। 1990 की वो रात जब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने अपनी पुश्तैनी जमीन, अपने घर, अपनी दुकानों को छोड़कर घाटी से बाहर जाने का फैसला किया। ये सिर्फ पलायन नहीं था, ये एक ऐसा दौर था जिसने कश्मीर की राजनीति, समाज, आने वाली पीढ़ियों पर गहरी छाप छोड़ी। आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बहस जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कश्मीर में ऐसा माहौल कैसे बना? जिन लोगों के परिवार पीढ़ियों से घाटी में रह रहे थे, उन्हें अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। क्या इसके पीछे सिर्फ आतंकवाद जिम्मेदार था या इसके पीछे कई सालों से चल रही राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं की भी अहम भूमिका थी? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपने इतिहास को समझे बिना हम वर्तमान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। 1980 के दशक तक कश्मीरी पंडित घाटी की आबादी का एक छोटा हिस्सा थे, लेकिन शिक्षा, प्रशासन और दूसरे कई क्षेत्रों में उनकी अच्छी मौजूदगी थी। इसी दौरान कश्मीर की राजनीति में तेजी से बदलाव आने लगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1983 फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के समर्थन से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगा। कांग्रेस को लगता था कि फारूक अब्दुल्ला उसकी राजनीतिक लाइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की नजर फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह पर गई। राजनीतिक समीकरण बदले और 1984 में गुलाम मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता खत्म नहीं हुई, बल्कि आने वाले समय में हालात और जटिल होते चले गए। कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा भी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। उस समय अलगाववाद से जुड़े कई संगठन कश्मीर में सक्रिय थे। इनमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन और बाद में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे नाम प्रमुख रहे। इन संगठनों के लक्ष्य और तरीके अलग अलग थे। JKLF एक स्वतंत्र कश्मीर की मांग करता था, जबकि हिजबुल मुजाहिदीन का रुख कश्मीर के पाकिस्तान के साथ जाने की तरफ था। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अलगाववादी राजनीति को राजनीतिक और बातचीत के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। इसी दौरान कश्मीर में एक नैरेटिव मजबूत होने लगा कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के साथ अन्याय हो रहा है और सत्ता तथा संस्थानों में उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। इन परिस्थितियों ने कश्मीर के सामाजिक माहौल को ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। फिर साल आया 1986। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर का ताला खुलने की घटना के बाद देश के कई हिस्सों में तनाव देखने को मिला। इसका असर कश्मीर पर भी पड़ा और घाटी के कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। हालात बिगड़ने के बाद मार्च 1986 में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया गया और जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था और वो मोड़ था 1987 विधानसभा चुनाव। 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी MUF के नाम के गठबंधन ने चुनाव लड़ा। इस गठबंधन में कई ऐसे नेता और संगठन शामिल थे जो आगे चलकर कश्मीर की अलगाववादी राजनीति और सशस्त्र आंदोलन से जुड़े। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ आए और सत्ता में लौटे। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन चुनाव
चुनाव परिणाम सामने आने के बाद MUF और उसके समर्थकों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाना शुरू कर दिया। कई लोगों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर पैदा हुआ विवाद कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिन लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से उम्मीद थी, उनमें से कुछ का भरोसा राजनीतिक प्रक्रिया से टूटने लगा। इसके बाद कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन और तेज हो गया और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी कश्मीर में सक्रिय उग्रवादी संगठनों को समर्थन और प्रशिक्षण मिलने के आरोप लगातार सामने आए। 1980 के दशक में आखिर तक घाटी में हथियारबंद आतंकवाद तेजी से फैलने लगा और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था। आतंकवादियों ने उन लोगों को भी निशाना बनाना शुरू किया जो भारत के साथ रहने की बात करते थे। कश्मीरी पंडित भी धीरे धीरे आतंकवादियों के निशाने पर आने लगे, लेकिन सिर्फ पंडित ही नहीं बल्कि ऐसे कई मुसलमान लोग भी आतंकवादियों के निशाने पर आए जिन्होंने उनके विचारों का विरोध करना शुरू किया और भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। यानी आतंकवाद का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। सितंबर 1999 में बीजेपी नेता और कश्मीरी पंडित टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई। इसके बाद रिटायर्ड जज नीलकांठ गंजू की भी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच डर और गहरा हो गया। इसके बाद कई दूसरे समुदायों को निशाना बनाया जाने लगा। दिसंबर 1999 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुवैया सईद का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ताओं की मांग के बाद सरकार ने 5 आतंकवादियों को रिहा किया। इस घटना ने आतंकवादी संगठनों का मनोबल बढ़ा दिया। घाटी में खुलेआम धमकियां और भड़काई नारों का दौर शुरू हो गया। मस्जिदों से घोषणाएं होने की खबरें सामने आने लगी। कई कश्मीरी पंडित परिवारों को धमकियां मिलने लगी। उर्दू अखबारों और पोस्टरों के जरिए भी डर का माहौल बनाने के आरोप लगे। और फिर आया 19 जनवरी 1990 का दिन। कश्मीरी पंडितों के इतिहास में ये तारीख आज भी बेहद दर्दनाक मानी जाती है। उस समय तक घाटी में आतंकवाद चरम पर पहुंच चुका था। फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जगमोहन को दोबारा राज्यपाल बनाया गया। घाटी में प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह से दबाव में थी। रात होते होते श्रीनगर और घाटी के कई हिस्सों में ऐसा माहौल बन गया जिसने कश्मीरी पंडित परिवारों के भीतर भय और बढ़ा दिया। कई जगहों से धमकियां, नारे और हिंसा की खबरें आने लगी। लोगों को लगने लगा कि अगर वे यहाँ रहे तो उनकी जान सुरक्षित नहीं। और इसके बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित परिवार घाटी से निकलने लगे। किसी ने बस पकड़ी, किसी ने ट्रक, किसी ने कार और कई लोग तो जो मिला उसी साधन से अपने घर से निकल पड़े। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि बहुत से लोगों को यह तक नहीं पता था कि वे वापस कब लौट पाएंगे। पीछे रह गए उनके घर, उनकी दुकानें, उनकी ज़मीन और उनकी बेहतरीन यादें। हज़ारों परिवार जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में जाकर रहने लगे। कई परिवारों ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपना नया जीवन शुरू किया। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर आंकड़ा अलग अलग दावे मिलते हैं, लेकिन ये बात निर्विवाद है कि 1999-90 के दौरान बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हुए। ये सिर्फ कुछ परिवारों के घर छोड़ने की कहानी नहीं थी, ये उस समुदाय के विस्थापन की कहानी थी जिसने सदियों से कश्मीर की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बनकर जीवन बिताया था।
आज 1990 की इस घटना को 3 दशक से ज़्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के घर वापसी, पुनर्वास, न्याय सवाल आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कश्मीर की उस काली रात की कहानी हमें यही बताती है कि जब राजनीतिक कट्टरता, आतंकवाद, प्रशासनिक विफलता एक साथ सामने आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम इंसान को उठाना पड़ता है। और शायद यही वजह थी कि 1990 का वो दौर आज भी कश्मीर के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं होता, इतिहास उन लोगों की यादें भी होता है जिन्होंने उस दौर को अपनी आंखों से देखा, भुगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और न्यूज़ टू इंडिया को सब्सक्राइब करें, हमें प्यार दें। मेरा नाम कृष्ण था और आप मेरे साथ जुड़े थे आज। धन्यवाद।